जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कल्पाक्ष के डेली करंट अफेयर सीरीज में। चलिए आज बात करते हैं 2 अगस्त 2025 के उन इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो आपकी आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण होने वाले और जहां से सवाल बनने की प्रबल संभावनाएं दिखती है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आखिरी तक देखें, ये जानने के लिए कि किस तरह से आप मिनिमम कंटेंट में मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप कम करंट अफेयर पर फोकस कर भी उसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम 1.5 घंटा रोज करंट अफेयर को दें। चलिए बिना देरी किए बात करते हैं पहले महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में जहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना है। साल भर की देरी के बाद 2023 के लिए भारत सरकार द्वारा 71th नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा कर दी गई। ये फिल्म अवार्ड अपने आप में काफी प्रेस्टिजियस माने जाते हैं और कहा जाता है कि अगर आपने सारे आईएफए कितने भी ले लिए, अगर आपको आपका क्या नहीं मिला, नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया, मतलब आपकी एक्टिंग में थोड़ी सी कमी जो है वो रह गई। ये हमारा देसी ऑस्कर है, यहीं से हमको क्या मिलता है, यहीं से रिकॉग्निशन मिलता है इन एक्टर्स को। 71st फिल्म अवार्ड जो है 2023 के लिए अनाउंस किए गए। ठीक है, इसके अंदर 332 एंट्रीज जो है उनको शामिल किया गया था, जिनमें से 115 जो है वो नॉन फीचर फिल्म में है, 27 बुक्स, 16 क्रिटिक सबमिशन जो है वो भी इंक्लूड किए गए। 12th फेल को बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा और भी कई सारी जो फिल्म्स है वो इसके अंदर इंक्लूड की गई है, कई सारे अवार्ड जो है वो इंक्लूड किए गए। अभी इन अवार्ड से संबंधित सवाल आते हैं तो एक बार थोड़ा सा एक ब्रीफ नजर इसके ऊपर डाल लेते हैं। पहला, जो 71th नेशनल फिल्म अवार्ड 23 बेस्ट विनिंग ऑफ राइटिंग ऑफ सिनेमा पर जो गया है, राइटिंग पर गया है, वो क्रिटिक को अवार्ड मिलता है जिसका नाम होता है अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म क्रिटिक। ये मिला है उत्पल दत्ता को, जो आसामीज भाषा से निकल कर आए हैं। इनको एक स्वर्ण कलम और 1 लाख रुपए से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। सवाल पूछा जा सकता है कि किसे बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड मिला है वर्ष 2023 के लिए। दूसरा पॉइंट आता है 71th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 नॉन फीचर फिल्म सेक्शन में किन किन को अवार्ड मिला है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म जो है वो फ्लोरिंग मैन हिंदी में निकल कर आई। ठीक है, जिसको 3 लाख रुपए का अमाउंट के साथ साथ जो है स्वर्ण कलम जो दिया जाएगा। इसको फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया था और इसे डायरेक्ट किया गया स्वयंजीत घोष दस्तीदार द्वारा। वहीं अगर बात की जाए बेस्ट डेब्यूट फिल्म एज डायरेक्टर, तो वही माओ द स्पिरिट ऑफ ड्रीम्स चाओ जो मीजो में बनी और इसके डायरेक्टर जो है वो है शिल्पिका बोरदोलई। ठीक है, इनको भी क्या है 3 लाख रुपए के साथ में स्वर्ण कलम से सम्मानित, कमल से सम्मानित किया जाएगा। अब ये जो कहानी आप देखिएगा, बेस्ट फिल्म जो है वो 12th फेल को मिला है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म है वो फ्लोरिंग मैन को मिला है जो हिंदी में है। बेस्ट डेब्यूट एज डायरेक्टर जो है वो मीजो में बनाई गई फिल्म माऊ जो है द स्पिरिट ऑफ ड्रीम्स इन चरम, उसकी डायरेक्टर शिल्पिका जो है उनको मिला गया है। बेस्ट बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन जो कंप्लीशन फिल्म है उसका नाम है मो बाऊ मो गांव, जो ओडिया एक फिल्म है जिसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसके डायरेक्टर है सुभाष साहू। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। वहीं बेस्ट आर्ट एंड कल्चर फिल्म का जो अवार्ड है, अच्छा इसके बेस्ट बायोग्राफी में एक और नाम आता है लेंटिनाटा आओ लाइट ऑन द ईस्टर्न ओरिजिन, जो इंग्लिश में बनी है, जिसको संजीव पारासर ने क्या किया है, बनाया। ये वो महत्वपूर्ण चीज है जहां से पिछले सालों में एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए। हम जबरदस्ती पूरा के पूरा 312 अवार्ड का लिस्ट आपके सामने लेकर नहीं आए, हम सिर्फ उनको शामिल किए हैं जहां से पहले क्वेश्चन देखे गए। वहीं अगर बात की जाए बेस्ट आर्ट और कल्चरल फिल्म की, तो वो टाइमलेस तमिलनाडु जिसे इंग्लिश में बनाया गया और इसको कामाख्या नारायण सिंह द्वारा क्या किया गया, डायरेक्टर किया गया। इसे आपको इस कैटेगरी में रखा गया। 4 अलग अलग कैटेगरी जो आपको इस अवार्ड फेज में देखने को मिलती है। वहीं अगर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात की जाए तो उसका नाम है गोल्ड वल्चर ह्यूमर, जो इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु तीनों में बनी। ऋषिराज अग्रवाल द्वारा इसे क्या किया गया, डायरेक्ट किया गया। ये यहां से सवाल संबंधित है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म प्रमोटिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज, ये मिला है द साइलेंट एपिडेमिक, जो हिंदी में बनाई गई, जिसे आकाश गुप्ता द्वारा डायरेक्टर किया गया। बेस्ट शॉर्ट फिल्म जो 30 मिनट अप टू 30 मिनट में खत्म हो गई, उसका नाम है गिद्ध द स्क्वेंजर, जो हिंदी में बनाई गई, जिसे मनीष सैनी द्वारा क्या किया गया, डायरेक्ट किया गया। बेस्ट डायरेक्शन जो अवार्ड मिला है वो मिला है द फर्स्ट फिल्म जो हिंदी में बनी है, नाम है पीयूष ठाकुर, जो बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड है। अलग अलग कैटेगरी में अलग और अलग अलग चीजों में अलग। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के बारे में बात की जाए तो लिटिल विंग्स तमिल में बनी एक फिल्म है जिसके लिए अवार्ड मिला गया है और उसमें जो सिनेमेटोग्राफर है सर्वमंत माथुरुथु जो है, उनको यह अवार्ड दिया गया है।
बेस्ट साउंड डिजाइन जो है वो धुंधगिरी के फूल जो हिंदी में बनी फिल्म है उसमें शुभंदरन सेन गुप्ता को क्या मिला है, ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये वो डेटा है जहां से सवाल बनने की संभावना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बेस्ट फिल्म बनी है 12th फेल, ठीक है। अवार्ड फॉर बेस्ट नॉन फीचर फिल्म है वो अभी मैंने बताया था फ्लोरिंग मैन, गोल्ड वर्चन इन ह्यूमन, उसको मिला है। वही शाहरुख खान जो विक्रांत मेसी है इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो जवान और 12th फेल के लिए। वही रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है लीडिंग रोल इन मिस्टर चटर्जी एंड वर्सेस नॉर्वे में। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जहां से सवाल जो है वो बनने की संभावना है। कुछ क्वेश्चंस जो इस आधार पर बनते हैं अगर उनके बारे में बात की जाए तो सवाल बन सकता है 71th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? which was awarded the best हिंदी फिल्म in 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। अब अगर आप देखोगे जवान हुआ, मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे हुआ, ये अलग तरह से। अब की बार जो मेन महत्वपूर्ण फिल्म बनी है वो है कटहल जैकफ्रूट मिस्ट्री, जिसे क्या मिला है, आपका अवार्ड मिला गया है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के केस में। वहीं अगर बात की जाए आपका अगला सवाल अगर इसी आधार पर देखा जाए तो एक और सवाल यहां से बनने की संभावना बनती है, वो है which film received the best feature film award at 71st नेशनल फिल्म 71th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो वो है आपका 12th फेल। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये वो क्वेश्चन है जो अलग से घुमाकर आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं नेशनल अवार्ड के आधार पर। अगर आगे देखा जाए अगली न्यूज को कवर किया जाए तो एक न्यूज आई, वो आई आयुष को लेकर, जो अभी वर्तमान में मानसून आपका सेशन चल रहा है, विद द सीजन सेशन भी चल रहा है। उस सेशन में यह कहा गया कि द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रही है प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड कल्चरल हेल्थ केयर थ्रू अ वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। और उस फ्रेमवर्क में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है कौन? आयुष। आयुष एज ए इंस्टीट्यूशन भी, आयुष एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी, आयुष एज ए मिनिस्ट्री। अब इसके अंदर नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, जो आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी और सोवा जो है, इनके ऊपर क्या बनाया गया है, एक नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, जिनके थ्रू देश में पुरानी जो पद्धति हमारे यहाँ ट्रीटमेंट की चलती थी उनको जीवित रखने की कोशिश लगातार की गई। एक सवाल आता है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? जो आयुष मंत्रालय है उस आयुष मंत्रालय की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? तो भारत में आयुष मंत्रालय की जो स्थापना है गाइस वो 2014 में की गई थी। तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। एक सवाल आप लोगों के लिए, वर्तमान में आपके आयुष मंत्री जो है वो कौन है? उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन व्यक्ति जो है आयुष मंत्रालय को हेड कर रहा है। आगे अगर बात की जाए तो एक सवाल है, भारत सरकार द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है, जिसे भारत एग्रीकल्चर के नाम से भी क्या किया जाएगा, भारत कृषि योजना के नाम से जाना जाएगा। इसमें मिनिस्ट्री ने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जिस पर फोकस किया जा रहा है। जैसे फोकस किया जा रहा है इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, जो क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। साथ रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो लागत है उसको कम करने के लिए। रेम्यूनरेशन प्राइसेस फॉर फार्मर्स प्रोड्यूस टू एनहांस देयर इनकम, एक बेसिक उनको प्राइस जो मिल जाए उसके लिए। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन पे काम किया जा रहा है। डेवलपिंग पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है। और एडॉप्शन टू क्लाइमेट चेंज फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड मिटिगेशन अगेंस्ट क्रॉप लॉसेस। ये वो कुछ पॉइंट्स है जिनके आधार पर आप नई कृषि योजना जो है उसको नाम दे रहे हैं। अभी जो नई कृषि योजना बनाई जा रही है इसका जो नाम है वो रखा गया है भारत कृषि योजना के आधार पर। अब भारत कृषि पॉलिसी जो है उसमें सवाल पूछा जा सकता है, भारत कृषि नीति का मसौदा किस बात पर जोर देता है? सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड क्लाइमेट रेसिलियंस, इंपोर्ट ऑन फूड ग्रेन्स, अर्बन फार्मिंग ओनली। तो ये जो नया कृषि मसौदा है इसका जो मुख्य आधार है वो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस, जिस आधार पर आपकी नई पॉलिसीज का निर्माण किया जा रहा है। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका बी, जिस आधार पर एक क्वेश्चन जो है न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी से बनता है। नए मंत्रालय जब, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं पिछले कई सालों से, तो उनसे काफी उम्मीद थी कृषि के नाम पर, और ये कुछ नई चीजें उनके द्वारा इनिशिएटिव के तौर पर ली जा रही। एक सवाल फिर यहीं से आता है, भास्कर प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट कोलैबोरेशन अमंग द स्टार्टअप्स एंड इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर
Sorry, my mistake, that the Bhaskar is the exact one. So Bhaskar, the Bharat Startup Knowledge Access Registry enables collaboration among the entrepreneurial ecosystem, including startups. 1,97,932 entities are registered under the startup category of Bhaskar till 30th June 2025, जिसका एक प्लेस सरकार ने अपनी तरफ से दे रखा। अब यहां से क्या है, एक नया मदद जो है स्टार्टअप्स को की जा रही है भारत में स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाने के। तो ये भास्कर जो ये न्यूज में, भास्कर यहीं पर नहीं, भास्कर वाला जो टर्मिनोलॉजी है ये एक तो स्टार्टअप में यूज हो रहा है और दूसरा ये यूज हो रहा है कहां पर, स्पेस में भी। तो दोनों जगह से सवाल बनने की एक संभावना बनती है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भास्कर प्लेटफॉर्म? भास्कर प्लेटफॉर्म का सही फुल फॉर्म क्या है? तो वो है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसको लिए एक और बनता है, वो है भारत स्पेस नॉलेज एक्सेस रेसिपोर्टरी। ये भी करेक्ट ऑप्शन है, परंतु ये कौन से वाले भास्कर के लिए? जो स्पेस मिनिस्ट्री द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, उस योजना के नाम पर। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं। म्यांमार में एक नई सरकार का अनाउंसमेंट हुआ है। सो म्यांमार हमारा पड़ोसी देश अनाउंस फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंटरिम गवर्नमेंट लीड बाय यू नयो सो। ठीक है, तो जुलाई में नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल जो वहां की म्यांमार की बैठी, क्योंकि वहां पे अभी जो चल रहा है वो जुंता गवर्नमेंट चल रहा है, मिलिट्री जुंता, मतलब वहां जो मिलिट्री लोग हैं वो मिलकर क्या कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। तो उन्होंने एक नई गवर्नमेंट जो उसका इंटरिम गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट जो है वो किया है, और उसको कौन चेयर करेंगे? यू न्यो सॉ विल लीड द न्यू इंटरिम गवर्नमेंट एज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार। As per military junta in Myanmar, Senior General Miu Lau Heling will lead the National Security and Peace Commission। क्योंकि म्यांमार हमारा पड़ोसी, तो यहां से सवाल बनने की संभावना है जो बनती है। यहां से एक सवाल आप लोगों के लिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार? म्यांमार की राजधानी क्या है? यंगून, नायपादिवा या फिर मंडलय और बेगोन, इनमें से कौन सा जो है वो कैपिटल है आपका म्यांमार का? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से सवाल मांगने का मतलब इतना होता है कि आप जब खुद इसको जाके सर्च करेंगे तो आपके दिमाग में उससे संबंधित चीजें ज्यादा लंबे समय तक रहेगी। हम दूसरों पर बेस्ड कभी भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। अगर हम ये सोचेंगे कि आप दूसरों के कंधे पर बैठकर आगे निकल जाएंगे, संभव ही नहीं। अगर कोई इंस्टीट्यूशन आपको वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है और आपको लगता है कि यार ये अच्छा है, तो दिक्कत है कि वहां पर वो आपको कितने समय तक याद रह जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो है वो माल्टा में होने वाला है। सो ऑन द जुलाई इंग्लैंड बैंड कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जो उन्होंने अनाउंस किया है कि कॉमनवेल्थ गेम माल्टा जो है वो होस्ट करेगा 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 में। ठीक है, इवेंट का नाम रहेगा 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम होस्ट है माल्टा। कब होगा? 2027 में होगा। किसने अनाउंस किया? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने अनाउंस किया। सिग्निफिकेंस, द एडिशन विल फीचर्स लार्जेस्ट पैरा स्पोर्ट्स प्रोग्राम इन कॉमनवेल्थ गेम्स हिस्ट्री। ठीक है, इस तरह से एथलीट, पैरा एथलीट्स, नेटबॉल, स्क्वॉश, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, पैथलॉन, वेट लिफ्टिंग, ये सारे स्पोर्ट्स इसमें खेले जाएंगे। तो इस तरह से इसका जो आपका 8th एडिशन है वो एडिशन इसमें स्टार्ट होना है। तो यहाँ से दो सवाल बनते हैं। पहली कॉमनवेल्थ यूथ गेम जो है उसको कब आयोजित किया गया था? सो वो ईयर 2000 में उसका स्टार्ट हुआ। आप लोगों के लिए एक सवाल है कि जो पहला कॉमनवेल्थ यूथ गेम जो है भारत ने कौन सा गेम होस्ट किया है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी ये माल्टा में होने वाला है। और ये थे आज के इंपॉर्टेंट इवेंट जहां से सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल होती। आखिरी आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है द फ्रेंच ओपन इज प्लेड ऑन विच टाइप ऑफ कोर्ट? फ्रेंच ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? ग्रास कोर्ट, जो चारा के कोर्ट बने होते हैं उस पे, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट मिट्टी के कोर्ट पर, या कारपेट कोर्ट जहां कारपेट बिछाया जाता है? किस तरह का कोर्ट, किस तरह का बेस जो है वो फ्रेंच ओपन जो टेनिस प्रोग्राम होता है, टेनिस एक टूर्नामेंट होता है, उस टेनिस टूर्नामेंट में खेला जाता है? आंसर आपके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सेशन कैसा लगा आप ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डालिएगा और अपने दोस्तों तक से शेयर जरूर कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।